नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा जो श्रृंखला चलाई जा रही है, जो कि आरटीआई उत्तर पुस्तिका के माध्यम से विश्लेषण की श्रृंखला है, उसी क्रम में आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस श्रृंखला को आप सभी का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हम सभी तक पहुंच पा रहे हैं, जिससे हमारी टीम बहुत ज्यादा उत्साहित है और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है। इसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए अगला वीडियो, जो कि है छत्तीसगढ़ के इतिहास का, जो कि है प्रश्न पत्र क्रमांक 3। प्रश्न पत्र क्रमांक 3 मतलब जीएस का पेपर 1। जीएस के पेपर 1 में 3 पार्ट्स हैं, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, जिसमें से पहला पार्ट है भारत का इतिहास, दूसरा है संविधान एवं लोक प्रशासन, जिसकी वीडियो आप तक पहुंच चुकी है, और तीसरा पोर्शन है छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस छत्तीसगढ़ के इतिहास के वीडियो को लेकर के मैं आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए वीडियो चालू करने से पहले कुछ आगामी योजनाओं के बारे में जान लेते हैं, जो कि उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा आयोजित की जा रही है। तो इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी मेंस की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 2022 में आयोजित की जा रही है। यह टेस्ट सीरीज मुख्य तौर पे 3 फेज में आयोजित की जा रही है, जिसमें से पहला फेज आपका 27 फरवरी से लेकर के 10 अप्रैल, दूसरा फेज 14 अप्रैल से लेकर के 8 मई और तीसरा फेज 12 मई से लेकर के 15 मई तक आयोजित किया जाएगा। इस क्रम में आपको कुल 21 प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जिसके माध्यम से आप मुख्य परीक्षा की बहुत बेहतर रणनीति के साथ तैयारी कर पाएंगे। अगले स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि 2 मार्च से सीजीपीएससी मेंस की एक फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम के लिए आप सभी के समक्ष रखी जा रही है, जिसमें आप सभी के उत्साह को देखते हुए हमने 2 मार्च से एक बैच आयोजित की है, जहां पर आप आकर के ऑफलाइन इस बैच में बैठ सकते हैं और बैठ करके शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगले सोमवार से हमारे द्वारा सीजी व्यापम की जो पटवारी की परीक्षा आयोजित की जानी है, उसके लिए भी एक ऑनलाइन बैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी शिक्षा का लाभ ले सकते हैं। तो आइए इसके पश्चात चालू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं एनालिसिस सीरीज की अगली वीडियो, जो कि है छत्तीसगढ़ इतिहास के ऊपर। तो आइए इस स्लाइड में देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और भाग 3 के पेपर 3 के भाग 3 में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और उसका उत्तर कैसे दिया गया है और कैसे दिया जाना चाहिए था। तो उसी क्रम में जो पहला प्रश्न है कि ताला के रुद्र शिव प्रतिमा के विषय में आप क्या जानते हैं, इसके ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। जैसा आपने हमारे पुराने वीडियो में भी देखा कि छत्तीसगढ़ के पोर्शन में एक चीज कॉमन पूछी जा रही है, वह है महत्व। तो इस महत्व को यहां पर स्पष्ट करना है। तो इस प्रश्न के अंदर बेसिकली 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला है तालागांव के रुद्र शिव प्रतिमा के विषय में आप क्या जानते हैं, और दूसरा उसके ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो पहले प्रश्न को हम कैसे डील करेंगे? तो पहले प्रश्न को हमें यह डील करना है कि तालागांव, मनियारी नदी के तट पर स्थित जो तालागांव है, वहां पर शरभपुरी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना, बेजोड़ उदाहरण देखने को मिलता है, जिसे हम रुद्र शिव प्रतिमा के नाम से जानते हैं। यह रुद्र शिव प्रतिमा 12 जानवरों के मुखों का प्रयोग करके या 12 जानवरों के अंगों का प्रयोग करके इनके अंगों को बनाया गया है। तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि जो भुजाएं हैं वो मयूर के हिसाब से, जो लिंग है वो कछुए के हिसाब से, जो पैर है वो हाथी के अंगों का प्रयोग करके, और जो घुटने हैं वो शेर के मुख का प्रयोग करके बनाए गए हैं। तो पहले प्रश्न के उत्तर में हमें यह लिखना था। दूसरा प्रश्न यह है कि इसके ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका ऐतिहासिक महत्व यदि हम देखें तो पहला महत्व यह कहता है कि यह शरभपुरी स्थापत्य कला का प्रदर्शक है। ठीक, किसका प्रदर्शक है? तो शरभपुरी स्थापत्य कला का प्रदर्शक है। कौन? रुद्र शिव की प्रतिमा। इसके अलावा यह शरभपुरी वंश के शैव मत के प्रति झुकाव या आस्था का भी प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो शैव मत के प्रति आस्था का भी प्रतीक। तो मुख्य तौर पे 4 लाइन में हम 2 लाइनों में तो केवल और केवल प्रतिमा के विषय में बता देंगे और 2 लाइनों में क्या बताएंगे? महत्व को स्पष्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनके द्वारा क्या उत्तर दिया गया। तो इन्होंने कहा कि बिलासपुर के ताला गांव से प्राप्त रुद्र शिव की प्रतिमा, उनके अंग 12 प्रकार के जीवों से निर्मित है, जिसमें छिपकली, सर्प आदि प्रमुख है। महत्व, इस मूर्ति से यह स्पष्ट होता है कि शरभपुरी वंश में संस्कृति एवं मूर्ति कला अत्यंत परिपक्व थी। बहुत अच्छा उत्तर इन्होंने लिखा है, जिस पर इन्हें 1 नंबर की प्राप्ति हुई है या इन्हें 1 अंक की प्राप्ति हुई। अगर ये शैव मत की आस्था को प्रदर्शित कर देते
तो इन्हें शायद आधे नंबर और मिल जाते। बाकी सारे के सारी चीज बहुत अच्छे से यहां पर दर्शाया गया, लिखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। जो प्रश्न है कि ब्रह्मदेव के खल्लारी शिलालेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। जैसा कि हमने यहां पे कहा क्या पूछ रहा है, महत्व, तो यहां पर भी क्या पूछा, महत्व। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महत्व को अपने को हर एस्पेक्ट में देख करके चलना है, अर्थात हर प्रश्न के हर आयाम पर चर्चा करनी है। तो यहां पर महत्व पर भी हम आगे से चर्चा करेंगे हर प्रश्नों पर। तो यहां पर प्रश्न था कि ब्रह्मदेव के खल्लारी शिलालेख, तो खल्लारी शिलालेख के बारे में हम क्या जानते हैं, महत्व के बारे में यदि चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि खल्लारी शिलालेख, इससे रायपुर कलचुरियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला महत्व तो यही है कि इससे किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो रायपुर कलचुरियों के बारे में जानकारी की प्राप्ति हमें खल्लारी शिलालेख से होती है। दूसरा महत्व यह है, इसमें खल्लारी के राजधानी होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, तो खल्लारी के राजधानी होने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त इस खल्लारी शिलालेख से हमें यह पता चलता है कि ये जो खल्लारी है, इसे खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, खल्ल वाटिका के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कलचुरी शासकों के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, कलचुरी शासकों के द्वारा की गई। अगली लाइन यहां पर हम ये देख सकते हैं, चौथा पॉइंट ये देख सकते हैं कि इस अभिलेख से या इस शिलालेख से ब्रह्मदेव राय, जो कि रामचंद्र देव के पुत्र थे, किसके पुत्र थे, तो रामचंद्र देव के पुत्र थे, इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तथा यह पता चलता है कि रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के राय के नाम पर एक शहर की स्थापना की, जिसे हम रायपुर शहर के नाम से जानते हैं। अगली जानकारी क्या प्राप्त होती है, तो रायपुर कलचुरी और कवर्धा के फणी नागवंश के मध्य संबंध दो की भी जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो कवर्धा के फणी नागवंशी और रायपुर कलचुरियों के मध्य संबंधों की जानकारी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, रायपुर कलचुरी रामचंद्र देव और फणी नागवंशी शासक भोनिंग देव के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें भोनिंग देव पराजित हुए थे। तो पहली जानकारी तो ये। दूसरी जानकारी ये, इसके पश्चात इनके मध्य संबंध स्थापित हुए थे और संबंध स्थापित होने के पश्चात वे इनके अधीन होकर के शासन कर रहे थे, सामंत के तौर पे शासन कर रहे थे। तो ये सारी जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो रही है, खल्लारी शिलालेख। तो यही उसके महत्व है कि इससे रायपुर कलचुरियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, खल्लारी के राजधानी, एक पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिला सकते हैं कि कलचुरी शासक के द्वारा निर्मित खल्ल वाटिका के उस काल में राजधानी होने की जानकारी प्राप्त होती है। रामचंद्र देव के पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रामचंद्र देव के द्वारा रायपुर शहर की स्थापना की जानकारी भी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके अलावा रायपुर कलचुरियों के फणी नागवंशी शासकों के मध्य संबंधों की जानकारी भी हमें यहां से प्राप्त होती है। ये सारे महत्व हैं किसके, इस अभिलेख के, जिससे हमें ये सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो रही है। आइए देखते हैं कि इनके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया गया। तो इन्होंने लिखा कि कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय ने खल्ल वाटिका खल्लारी नामक नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी बनाई। इसकी जानकारी खल्लारी अभिलेख से प्राप्त होती है। यहां देवपाल मोची द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण कार्य भी किया गया। तो यहां पर एक पॉइंट अपन और देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं, तो यहां पर देखा जा सकता है कि उस काल में देवपाल मोची, जो कि समाज में एक निचले तबके का व्यक्ति था, उसके द्वारा भी यहां पे सामाजिक संरचना को किनारे करते हुए एक मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। यह भी इस अभिलेख के महत्व के तौर पर देखा जा सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा। तो अगला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में बिंबा जी के प्रारंभिक प्रशासन का उल्लेख कीजिए। हमें क्या बताना है, उनके प्रारंभिक प्रशासन के बारे में बताना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिंबा जी नागपुर से आए थे, तो बिंबा जी यहां आने के इच्छुक नहीं थे, छत्तीसगढ़ आने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। और छत्तीसगढ़ आने के इच्छुक ना होने के कारण उनकी प्रशासन में शुरुआती समय में दिलचस्पी नहीं थी। तो शुरुआती दौर उनका प्रशासन का बहुत धीमा रहा, कठोर रहा और बहुत ज्यादा कठोर था। इतना ज्यादा कठोर प्रशासन था कि लोग थोड़े से भयभीत भी हो गए थे कि कैसे हमारा काम चलेगा। लेकिन बाद में जाकर के बिंबा जी ने क्या किया, सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और शासन इतना लचीला कर दिया कि जन सामान्य उनके प्रति आकर्षित हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात लोग रोने लगे, इस प्रकार की व्यवस्था हुई। तो आइए प्रश्न पर वापस आते हैं और प्रश्न देखते हैं कि पूछा गया है। तो इस प्रश्न में लिखा है प्रारंभिक प्रशासन का उल्लेख करना है। तो यदि प्रारंभिक प्रशासन का उल्लेख हमारे द्वारा किया जाए
तो सबसे पहली चीज ये है कि इन्होंने प्रशासन, बिंबा जी के द्वारा स्थायी प्रशासन व्यवस्था चालू की गई। इसके पहले अस्थायी प्रशासन चल रहा था। किसके माध्यम से? तो कलचुरियों के शासकों के माध्यम से यहां पे अस्थायी शासन व्यवस्था चल रहा था। तो इन्होंने स्थायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की यहां आकर के, जिसके तहत इन्होंने स्थायी सेना रखी तथा नियमित न्यायालयों की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो नियमित न्यायालयों की स्थापना की। इसके अतिरिक्त प्रशासन में इन्होंने नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया, जो कि कहां से आए थे? तो नागपुर से आए थे। जैसे नीलूपंथ, घोड़ो महादेव, महाडिक, इस प्रकार के लोगों के माध्यम से इन्होंने यहां पे प्रशासन किया। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बिंबा जी के द्वारा परगना पद्धति का सूत्रपात भी किया गया। तो इस 5 पॉइंट को यदि हम लिखें तो बहुत बेहतर तरीके से हम इस प्रश्न को डील कर सकते हैं। तो क्या भाई? स्थायी प्रशासन व्यवस्था शुरुआत की, स्थायी सेना रखी, नियमित न्यायालयों की स्थापना की, नए लोगों को प्रशासन में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें नीलूपंथ, घोड़ो महादेव, महादिक जैसे लोग थे, जो कि नागपुर से आकर के यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान दे रहे थे। इसके अलावा इन्होंने परगना पद्धति का सूत्रपात भी किया। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने लिखा क्या है और इन्हें कितने अंक प्राप्त हुए। तो इन्होंने 1 अंक प्राप्त किए हैं। किस उत्तर पे? तो इस उत्तर पे। मराठा शासक बिंबा जी ने 1858 में कलचुरी शासक रघुनाथ राव को अपदस्थ कर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की नींव रखी। इन्होंने स्थायी सेना रखी, न्यायालयों का गठन किया, परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। तो इसमें इनको 1 नंबर प्राप्त हुआ है। तो वो व्यक्ति खोज क्या रहे हैं? तो वो खोज रहे हैं ये प्रशासनिक व्यवस्था। उनका प्रश्न था प्रारंभिक प्रशासन का उल्लेख करिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उसे यदि हम लिखें तो बहुत बेहतर अंक यहां पे प्राप्त हो सकते हैं। तो 1 नंबर भी बहुत अच्छा अंक है। 1.5 नंबर तक यहां पर हम जा सकते थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में, जिसमें पूछा गया है कि नल वंशीय राजा विलासतुंग के राजिम शिलालेख के महत्व की विवेचना कीजिए। अभी हम प्रश्न क्रमांक 4 में ही पहुंचे हैं और तीसरा प्रश्न ऐसा है जिसमें महत्व पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि महत्व का महत्व कितना है। ठीक, तो महत्व का महत्व देखते हुए आइए बढ़ते हैं इस प्रश्न की दिशा में, जो कि है चौथा प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि नल वंशी राजा विलासतुंग के राजिम शिलालेख के महत्व की विवेचना कीजिए। क्या करना है? विवेचना करना है। अंग्रेजी में क्या करेंगे? डिस्कस करना है। तो हम चर्चा करते हैं। तो पहला महत्व क्या कहता है नलवंशी राजा विलासतुंग के राजीव लोचन अभिलेख का? तो राजीव लोचन जो अभिलेख है या राजिम शिलालेख है, सॉरी, राजिम शिलालेख जो है, इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इस वंश की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें विरूपाक्ष, जिनके पुत्र विलासतुंग और इनके दादा पृथ्वीराज के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इस वंश के संस्थापक शिशुक के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहली जानकारी तो ये राजिम शिलालेख से कि इस वंश की वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इसका महत्व हुआ कि भाई वंशावली की जानकारी हमें कहां से मिल रही है? इस अभिलेख से। इसके अतिरिक्त ये जो राजिम शिलालेख है, इससे राजीव लोचन मंदिर के निर्माण के बारे में भी जानकारी मिलती है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो विलासतुंग जी के द्वारा किया गया। अगली जानकारी क्या मिलती है कि हमारा जो ये नल नाग वंश था, ये उसमें भी पर्टिकुलर हम देख रहे हैं किसके बारे में? विलासतुंग के बारे में। तो विलासतुंग, जिन्हें विष्णु प्रिय के नाम से भी जाना जाता था, किसके नाम से जाना जाता था? विष्णु प्रिय के नाम से जाना जाता था। तो इस विष्णु प्रिय के बारे में भी जानकारी हमें कहां से मिलती है? आपके राजीव लोचन या राजिम शिलालेख से। तो विष्णु प्रिय, तो हम क्या समझ सकते हैं कि वैष्णव मत, विष्णु भगवान को मानने वाले मत के क्या थे? ये अनुयायी थे। कौन? हमारे राजिम के शिलालेख के राजा विलासतुंग। तो बढ़ते हैं भाई आगे, इन्होंने लिखा क्या है ये देखते हैं। तो इन्होंने लिखा कि नलवंशी शासक विलासतुंग के द्वारा राजिम में महानदी के तट पर राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया। इसकी जानकारी मिलती है। नलवंशी शासकों के वंशावली के की जानकारी प्राप्त होती है। नल वंश के संस्थापक वराहराज का उल्लेख मिलता है। तो लगभग 3 पॉइंट लिखने पे ही ये पूरा का पूरा भर जाता, जिसपे इन्हें 1 अंक मिले हैं और लगभग हमने भी उन्हीं जानकारियों का उल्लेख किया। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा है, लेकिन इन्हें केवल 1 अंक की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे 1 अंक और प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें हम इसी उत्तर को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की दिशा में।
अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न यह है कि रतनपुर के मोहन सिंह के विषय में आप क्या जानते हैं? तो एक व्यक्ति का नाम दिया गया है मोहन सिंह, जो कि रतनपुर। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये मोहन सिंह रतनपुर नहीं, रायपुर कलचुरी के शासक थे। ठीक, पहली जानकारी हमें यह देना है कि ये कहां के शासक थे। तो रायपुर कलचुरियों के शासक भी नहीं थे, ये राजकुमार थे, सबसे पहली जानकारी। ठीक, रतनपुर कलचुरी शासक राज सिंह, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी, उन्होंने इन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक, क्या नियुक्त किया था? उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसलिए यहां पर क्या लिखा गया? रतनपुर के मोहन सिंह। लेकिन रतनपुर के मोहन सिंह नहीं थे। मोहन सिंह वास्तविकता में कहां के थे? तो आपके राजकुमार थे, रायपुर कलचुरी। लेकिन वहां पर भी गलत नहीं लिखा है, क्योंकि इन्हें किसके द्वारा गोद लिया गया था? तो राज सिंह के द्वारा गोद लिया गया था और इन्हें क्या बनाया गया था? अपना उत्तराधिकारी बनाया गया था। लेकिन क्या हुआ, जब राज सिंह की मृत्यु हुई उस समय ये उपस्थित नहीं थे। कहां गए थे? तो घुड़सवारी करने के लिए गए थे। कौन? हमारे मोहन सिंह। तो इस कारण राज सिंह ने अपने एक रिश्तेदार सरदार सिंह को क्या किया? अपने जगह शासक नियुक्त कर दिया। अब शासक नियुक्त किया तो ये कहां गए? श्रीपुर गए, और श्रीपुर के राजा से संपर्क करके ये नागपुर चले गए। कौन? मोहन सिंह। और नागपुर जाकर के रघु जी से संपर्क किया, और रघु जी के एकदम करीबी बन गए, विश्वस्त बन गए, और उनके द्वारा मांग की जाने लगी कि मुझे किसी भी तरह रतनपुर की गद्दी वापस दिलवाइए। तो इस प्रकार रघु जी के सहयोग से इन्होंने कालांतर में किसकी गद्दी प्राप्त की? तो रतनपुर कलचुरी शाखा की गद्दी प्राप्त की और शासन किया, जिन्हें किसके द्वारा अपदस्थ कर दिया गया? तो बिंबा जी के द्वारा अपदस्थ करके स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी गई। तो हमें यही बताना है, ये सारी की सारी कहानी में से जो एसेंस है, मेन एसेंस, वो निकाल करके बताना है। तो आइए पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया, उसके बाद समझेंगे कि क्या कमी रह गई थी। तो इन्होंने बताया मोहन सिंह रतनपुर राज्य के अंतिम शासक थे, जिन्होंने सत्ता प्राप्ति हेतु मराठा शासक रघु जी की सहायता प्राप्त की। तो यह बिल्कुल सही है। कालांतर में मोहन सिंह को हटाकर बिंबा जी ने 1858 में छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की नींव रखी। यह भी सही है। मोहन सिंह रघुनाथ सिंह के भाई थे। ठीक, ये वाला फैक्ट थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इस कारण इनके आधे नंबर कट गए। लेकिन इन्हें 2 में से कितने अंकों की प्राप्ति हुई? 1.5 अंकों की प्राप्ति हुई। कितने फैक्ट्स में? इन 3 फैक्ट्स में। तो सीधे सीधे इनको 3 फैक्ट्स के हिसाब से 1.5 नंबर दिए गए, और ये वाला फैक्ट थोड़ा सा गलत है, इस कारण उन्हें आधे नंबर कट गए। तो बढ़ते हैं भाई आगे। तो ये बहुत बढ़िया उत्तर था, जिनमें इन्हें बहुत अच्छे अंक की प्राप्ति हुई। अगले प्रश्न की दिशा में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो राजनांदगांव के बीएनसी मिल्स के मजदूरों के प्रथम हड़ताल के कारणों की विवेचना कीजिए। मतलब डिस्कस करना है, फिर से क्या करना है? सीधा सीधा आपको कारण को बता देना है। तो आपको पता ही है कि 1920 में बीएनसी मिल का प्रथम मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह एक बार गुजर रहे थे रास्ते से, तो उन्हें मिल के मजदूर मिले, जिससे उनको पता चला कि इनके बहुत सारी परेशानियां हैं। जिसमें से क्या क्या परेशानियां हैं? तो काम के घंटे अधिक है, वेतन कम है, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं। मुख्य तौर पे 3 ही कारण थे। क्या थे भाई? काम के घंटे अधिक थे, लगभग 12-12 घंटे इनसे काम करवाया जा रहा था। दूसरा, वेतन उस आधार पर नहीं दिया जा रहा था। और तीसरा, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, वहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थे। तो इन तीनों मांगों को लेकर के क्या किया गया? ये आंदोलन किया गया। तो कारण क्या है भाई? पहला, काम के घंटे अधिक होना। दूसरा, मजदूरों का मानसिक शोषण होना। कैसे? वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा ना रख करके, सुरक्षा अच्छे से प्रोवाइड न करके। और तीसरा क्या है भाई? तो वेतन कम मिलना। तो आप आइए देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है। तो इन्होंने लिखा मजदूरों के आय में कटौती, मतलब वेतन में कमी। दूसरा, अनेक मजदूरों को काम से निकाल दिया जाना, यह भी सही है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा मिल मालिकों की चेतावनी पर मिल मालिकों द्वारा उपेक्षित करना। अंततः 37 दिनों की हड़ताल, लंबी हड़ताल ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में संचालित की गई। बहुत बढ़िया है। बीएनसी मिल के कारणों को पूछा था, तो अपने को कारण बताना था। तो यहां पे एक कारण और लिखा जा सकता था, जो कि क्या है? पहला कारण तो इन्होंने लिख दिया आय में कटौती। दूसरा कारण लिख दिया कि काम से निकाल दिया जाना। तीसरा कारण हम ये लिख सकते थे कि काम के घंटे अधिक थे। और चौथा, वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था। तो इस 4 लाइन में अपने को सीधा सीधा 4 पॉइंट लिखना था, जिससे अपने को 2 अंक की प्राप्ति होती। हालांकि यहां पे इन्हें 1.5 अंक की प्राप्ति हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा अंक है। तो आधे अंक की प्राप्ति के लिए हम और बेहतर प्रयास करेंगे अगली बार। तो बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न यह है कि 1922 में आयोजित रायपुर जिला राजनीतिक परिषद के अधिवेशन की मुख्य घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो किस बारे में बताना है? 1922। पहली चीज तो ये 1922 में कौन सी घटना? तो
रायपुर जिला राजनीतिक परिषद के अधिवेशन की मुख्य घटनाओं का उल्लेख कीजिए। आप सभी जानते हैं कि उस समय अनेक राजनीतिक परिषद सम्मेलन आयोजित किए जाते थे, कभी रायपुर में, कभी बिलासपुर में, कभी राजिम में। तो इस प्रकार अनेक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें से पहला सम्मेलन जो हमें देखना है वो है कौन सा? रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन। तो रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का जो सम्मेलन था वो यूबी घाटे, जो कि छिंदवाड़ा के एक वकील थे, उनके अध्यक्षता में संपन्न होना था। तो ये जो सम्मेलन है उसके अध्यक्ष कौन थे? पहला पॉइंट तो हम ये बताएंगे, यूबी घाटे जी। इसमें स्वागताध्यक्ष कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो हम इनके बारे में भी बताएंगे कि भाई इस जो हम सम्मेलन की बात कर रहे हैं, इस सम्मेलन की अध्यक्षता यूबी घाटे जी और स्वागताध्यक्ष कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो पहली घटना तो यही हो गई कि अध्यक्ष कौन थे और स्वागताध्यक्ष कौन थे। तो यहां पे दूसरी घटना यह घटित हुई कि इस सम्मेलन में प्रवेश के लिए पास रखा गया, अर्थात एक सहयोग राशि, क्या? एक सहयोग राशि सभी से क्या कर दी जा रही थी? एकत्रित की जा रही थी, जिससे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को और गति दी जा सके। तो सहयोग राशि कलेक्ट की जा रही थी, किसके लिए? प्रवेश के लिए। तो क्लार्क और जोन्स, पुलिस कमिश्नर जोन्स और एक और अधिकारी क्लार्क यहां पर आए और जो सम्मेलन स्थल है वहां पर पहुंचे और बिना पास लिए, बिना सहयोग राशि दिए क्या करना चाहते थे? इस जगह में प्रवेश करना चाहते थे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि स्वागताध्यक्ष थे, वो गेट पर आए और उन्होंने उन्हें प्रवेश करने से मना किया कि भाई यदि आपको प्रवेश करना है तो आपका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पास कलेक्ट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, सहयोग राशि देनी पड़ेगी। तो उनके ईगो पर बात आ गई कि भाई हम एक कौन है? ब्रिटिश अधिकारी हैं, मैं ब्रिटिश पुलिस का एक अधिकारी हूं, मैं ब्रिटिश प्रशासन का एक अधिकारी हूं, तुम्हारे सम्मेलन में और पास लेकर के एंट्री करूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे ही प्रवेश करूंगा। तो वहां पे झूमा झटकी हुई। इस झूमा झटकी के पश्चात क्या हुआ? पंडित रविशंकर शुक्ल को उठा करके कोतवाली थाने में बुक कर दिया गया, अर्थात जेल में डाल दिया गया। किसे? पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। अब पंडित रविशंकर शुक्ल जी को कैद किया तो आपको पता ही है, इतने बड़े सम्मेलन में बहुत सारे लोग आए थे, तो सभी विरोध करने कहां पहुंच गए? कोतवाली थाना, और कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। लेकिन उसके बाद भी किसे नहीं छोड़ा गया? पंडित रविशंकर शुक्ल जी को नहीं छोड़ा गया। अगले दिन पूरा रात बीत गई, लेकिन अगले दिन क्या किया गया? उस सम्मेलन को पुनः चालू करने की बात की गई कि भाई हम अपना सम्मेलन चालू करते हैं, रविशंकर शुक्ल जी जेल में है, कोई बात नहीं, हम सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। पुनः कौन पहुंच गया? तो क्लार्क और जोन्स पहुंच गया, और क्लार्क और जोन्स पहुंच करके वहां पे क्या करने लगे? प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। तो वामन राव लाखे सामने आए और बोले भाई आपको प्रवेश नहीं दिया जा सकता, तो आपको पास खरीद करके ही प्रवेश करना पड़ेगा, और बिना पास के प्रवेश करना चाहते हैं तो आप ई राघवेंद्र राव जी से संपर्क कर लीजिए। तो उन्होंने बुलावा भेजा ई राघवेंद्र राव जी को, उन्होंने बिल्कुल आने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आऊंगा, आपको परमिशन नहीं दूंगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो हमारे जोन्स थे और क्लार्क थे, अंततः अपने ईगो को साइड करते हुए इस सम्मेलन में प्रवेश करने के लिए पास खरीदे, और पास खरीद करके कहां पहुंचे? इस सम्मेलन में पहुंचे। तो इस प्रकार ये घटना छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ी है, जिसके माध्यम से लोगों के अंदर एक जुनून आया कि यदि हम अंग्रेजों को झुकाना चाहते तो झुका सकते हैं। इस घटना ने लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना का प्रसार किया कि अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है और अपने इशारों पर भी नचाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी, इस कारण यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा जा सकता है। तो इस पूरी घटना को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1922 में रायपुर जिला राजनीतिक परिषद के अधिवेशन में अधिवेशन यूबी घाटे जी की अध्यक्षता व पंडित रविशंकर शुक्ल के स्वागताध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें पास की व्यवस्था की गई, सहयोग राशि के माध्यम से पास की व्यवस्था की गई, प्रवेश के लिए पास की व्यवस्था की गई। क्लार्क और जोन्स जो कि कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी थे, वो इस सम्मेलन में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया गया, जिस कारण पंडित रविशंकर शुक्ल जी को गिरफ्तार कर दिया गया, जिसके प्रतिशोध के रूप में लोगों ने थाने का घेराव किया। अगले दिन पुनः क्लार्क और जोन्स प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लाखे जी ने रोक दिया। अंततः वे पास लेकर के इस सम्मेलन में प्रवेश कर पाए। अतः यह घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, जिसमें अंग्रेजों को झुकाने का या अंग्रेजों के झुकने की घटना प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार हम इस उत्तर को फ्रेम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न यह है कि 1825 के परलकोट विद्रोह के मुख्य कारण क्या थे? हमें क्या बताना है? सीधे सीधे बताने हैं कारण
किसके? परलकोट विद्रोह के। तो परलकोट विद्रोह जो कि गेंद सिंह, शहीद गेंद सिंह जी के नेतृत्व में, प्रथम शहीद गेंद सिंह जी के नेतृत्व में किया गया था। कहां पर किया गया था? तो कोटरी गुडरा और निब्रा नदी के तट परलकोट पर। ठीक, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसके कारण क्या थे? तो इसके कारण क्या थे भाई? तो सबसे पहला कारण तो ये था कि 1825 मतलब 1778 में कोटपाड़ की संधि हो चुकी है। इसके पश्चात 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष हो चुका है। इसके पश्चात आप देखते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति यहां पर अच्छी हो चुकी है। अंग्रेजों की स्थिति कैसी अच्छी हो चुकी है? तो यहां पर अधीक्षक काल भी चालू हो चुका है। मराठाओं के अधीन हम अधीक्षक काल देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला क्षेत्र भी अब मराठाओं के अधीन आ चुका है। और मराठाओं के अधीन अभी ये जो काल चल रहा है 1818 से 1830 के बीच वाला काल, ये कैसा काल है? अधीक्षक काल। मतलब अंग्रेज भी बस्तर में प्रवेश कर चुके हैं। तो यदि अंग्रेज और मराठा दोनों बस्तर में प्रवेश कर चुके हैं तो मेरे मन में, अर्थात जो वहां का जनजातीय समुदाय है, उसके मन में एक भय का माहौल उत्पन्न होगा कि क्या होगा, मेरी स्थिति मतलब मैं जो यहां रह रहा हूं कहीं मुझे बाहर तो नहीं भगा दिया जाएगा। मतलब अस्तित्व पे सवाल बना कि नहीं बना? तो यहां पे पहली जो समस्या थी वो क्या थी? अस्तित्व पे सवाल खड़ा होना। किस पे सवाल खड़ा हो गया? अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो गया। किसके अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो गया? जनजातीय समुदाय के अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो गया। तो पहला कारण तो यही था। दूसरा कारण क्या है भाई? जो अंग्रेज है या जो मराठा है, उनके द्वारा यहां पर जो शासन चलाया जा रहा है, शासन व्यवस्था, वो बहुत ही जटिल तरीके से चलाया जा रहा है। कैसे चलाया जा रहा है? जटिल तरीके से चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्हें एक भय है कि उनकी संस्कृति पर अतिक्रमण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृति पर अतिक्रमण। तो मुख्य तौर पे हम क्या कर सकते हैं? इन 3 लाइनों में इन 3 उत्तर को 3 पॉइंट्स को फ्रेम कर सकते हैं। तो भाई देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। अंग्रेजों तथा मराठाओं की शोषणकारी नीतियां, पहला पॉइंट सही है, शोषणकारी नीतियां। गोपीनाथ कपड़दार द्वारा कृषकों आदिवासी जनता पर अत्याचार, कर की बढ़ी हुई राशि, उपरोक्त कारणों से गेंद सिंह के नेतृत्व में परलकोट विद्रोह किया गया। यहां पे इन्हें 1.5 नंबर प्राप्त हुए। ठीक, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गोपीनाथ कपड़दार हैं, ये मुरिया विद्रोह से संबंधित है और ये जो बढ़ी हुई राशि है ये भी मुरिया विद्रोह से संबंधित है, या तारापुर विद्रोह से भी आप बढ़ी हुई राशि के बारे में बता सकते हैं। तो मुख्य तौर पे ये 3 कारण थे जो यहां पे होने चाहिए थे, नहीं है, और 1.5 अंकों की प्राप्ति यहां पे हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न ये है, कांकेर के सोमवंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। किस पर प्रकाश डालना है? कांकेर के सोमवंश के इतिहास पर। तो इन्होंने क्या लिखा है पहले ये देखते हैं। कांकेर के सोमवंश के इतिहास के संबंध में साक्ष्य कांकेर अभिलेख से मिलता है। इस वंश के शासकों की 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य शासन किया। इस वंश के संस्थापक सिहराज माने जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वंश की जानकारी हमें भानुदेव के कांकेर शिलालेख से प्राप्त होती है। किसके? भानुदेव के कांकेर शिलालेख से हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी जानकारी ये है कि इस वंश ने 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच शासन किया। कहां से कहां के बीच शासन किया? 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच शासन किया। तीसरी पॉइंट ये है कि पंपराज के ताम्रपत्र से, किसके ताम्रपत्र से? पंपराज के ताम्रपत्र से इस वंश की वंशावली की जानकारी मिलती है। ठीक, किसकी जानकारी मिलती है? वंशावली की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये जो वंश है ये 3 भागों में विभक्त हो गया। कितने भागों में विभक्त हो गया? 3 भागों में, जिसमें से पहले भाग के बारे में जानकारी कर्णराज के सिहावा अभिलेख से, दूसरी जानकारी पंपराज के ताम्रपत्र से, और तीसरी जानकारी भानुदेव के कांकेर शिलालेख से प्राप्त होती है। तो 3 भागों में यह वंश बटा, कर्णराज के सिहावा अभिलेख से, पंपराज के ताम्रपत्र से और भानुदेव के कांकेर अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों में शक संवत और कलचुरी संवत का प्रयोग देखने को मिलता है। किसका? शक संवत का भी और कलचुरी संवत का भी प्रयोग देखने को मिलता है, जिस कारण हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वंश है वो कलचुरियों के सामंत के तौर पर शासन कर रहा था। तो ये पॉइंट भी अपन दे सकते हैं। और इस वंश के शासक कौन थे? प्रथम शासक तो सिहराज थे।
इतनी जानकारी मेरे ख्याल से पर्याप्त है, जो हम इतने लाइनों में 5 या 6 लाइन जो हमारे सामने है उसमें दे सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि कांकेर के सोमवंश के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो भानुदेव के कांकर शिलालेख से हमें एक वंश की जानकारी मिलती है जिसे हम कांकेर के या काकराय के सोमवंश के नाम से जानते हैं। कांकेर जिसे काकराय के नाम से भी जाना जाता था, तो काकराय के सोमवंश के नाम से जानते हैं। इस वंश का शासन 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य रहा होगा। इस वंश के एक शासक पंपराज के ताम्रपत्र से इस वंश के वंशावली की जानकारी मिलती है, जिसमें इसके प्रथम शासक सिंहराज के बारे में हमें पता चलता है। इस वंश के 3 भाग, यह वंश आगे चलकर के 3 भागों में बटा, जिसकी जानकारी हमें कर्णराज के सिहावा, पंपराज के ताम्रपत्र और भानुदेव के कांकेर अभिलेख से प्राप्त होती। इस ताम्रपत्रों में या इन ताम्रपत्रों या शिलालेखों में शक संवत और कलचुरी संवत का प्रयोग इनके कलचुरियों के सामंत होने के बारे में आंशिक तौर पे जानकारी प्रदान करता है। तो इतना लिख करके हम बेहतर अंक प्राप्त यहां पर कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में, जो है युआनचांग या हेनसांग द्वारा दक्षिण कौशल की राजधानी के विषय में दिए गए यात्रा विवरण का उल्लेख कीजिए। आप सभी को पता है सन 639 ईस्वी में एक चीनी यात्री जिसका नाम था हेनसांग कहां आया था? भारत आया था। और भारत आकर के क्या किया था? तो यात्रा वृतांत लिखा था, घूमा था पहले। जैसे आजकल फेसबुक है तो फेसबुक में हम पोस्ट करते हैं कि भाई फीलिंग हैप्पी विथ 5 अदर्स, और दुनिया को दिखाते हैं कि भाई यहां पे हम आए हैं और यहां पे ये चीजें। तो उस जमाने में भी एक व्यक्ति था हेनसांग, जो कि उस माइंडसेट से आगे बढ़ रहा था कि भाई मुझे क्या करना है, दुनिया को बताना है। तो उस समय तो उसके पास फेसबुक नहीं था, तो उसने क्या किया, एक डायरी रखी और उस डायरी में अपने पूरे के पूरे यात्रा का विवरण लिखा। उस यात्रा विवरण को हम CU के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो CU के नाम से। उस CU में उसने छत्तीसगढ़ को किया सलो के तौर पे प्रस्तुत किया। क्या बोला? छत्तीसगढ़ को किया सलो। और उस किया सलो की राजधानी किसको बताई? तो उस किया सलो की राजधानी सिरपुर को बताई। तो इस सिरपुर के बारे में उसने बहुत सारी जानकारी दी। पहली जानकारी तो यह है कि यह सिरपुर की राजधानी वही है जहां पर गौतम बुद्ध आए थे और गौतम बुद्ध आकर के 3 माह तक निवास किए थे। तो पहली जानकारी तो उन्होंने ये दी। दूसरी जानकारी उन्होंने यह दी कि यह एक संपन्न राज्य है। ठीक, संपन्न राज्य की राजधानी है। तो सिरपुर किसकी राजधानी है? संपन्न राज्य की राजधानी। ठीक, इसके शासक कैसे हैं? तो धर्म सहिष्णु हैं। कैसे हैं भाई? शासक धर्म सहिष्णु है। यहां पर बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव मतावलंबी रहते हैं। इसकी जानकारी भी किसने दी? हेनसांग ने दी। इसके बाद इन्होंने बताया कि यहां पे जादू टोना प्रचलित है। कहां पर? सिरपुर में। क्या प्रचलित है? जादू टोना प्रचलित है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि यहां पर कवि परंपरा का निर्वहन किया जाता है। सिरपुर में, सिरपुर जो कि राजधानी है छत्तीसगढ़ की या किया सलो की, वहां पे कवि परंपरा आप देखते हैं कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में कवि परंपरा के तहत ईशान देव नामक एक कवि मौजूद थे। इसके अतिरिक्त यहां पे उन्होंने बताया कि यहां पे व्यापार उन्नत था। कैसा था? व्यापार उन्नत था। इसके अतिरिक्त इन्होंने बताया कि मौर्य शासनकाल में जो अशोक थे उन्होंने यहां पे बौद्ध मठों और विहार का निर्माण कार्य कराया। किसका निर्माण कार्य कराया? बौद्ध मठों और विहारों का। तो इस प्रकार आप इन 8-9 पॉइंट्स में से जो पॉइंट वहां पे आए, जो पॉइंट्स आपको बेहतर लगे वो लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा। तो इन्होंने लिखा कि हेनसांग 639 ईस्वी में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आया। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक CU में छत्तीसगढ़ किया सलो के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती। ठीक, अपने को दक्षिण कौशल की राजधानी के बारे में बताना है। तो इन्होंने बताया यह एक संपन्न राज्य था, शासक धर्म सहिष्णु था, बौद्ध मठों और विहारों का अस्तित्व था, अशोक ने यहां पर मठ की स्थापना की, व्यापार उन्नत एवं संपन्न था। बहुत अच्छा लिखा इन्होंने। 2.5 नंबर की प्राप्ति हुई। ठीक, 2.5 नंबर कितने में? 4 में से, जो कि एक अच्छे अंक है। लेकिन यदि हम इन पॉइंट्स को और शामिल कर देते तो हमें और बेहतर अंक मिलने की संभावना बन जाती। तो बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रभाव की विवेचना करनी है। हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। किसके प्रभाव पर? स्वराज दल के प्रभाव पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को ज्ञात है कि चौरा चौरी हत्याकांड, जो चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था, उसके पश्चात
गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और गांधी जी से पूरा का पूरा कांग्रेस नाराज हो गया था, चाहे वो बाबा भीमराव अंबेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सारा का सारा जो राजनीतिक समाज था वो उनसे विमुख हो चुका था। तो उस विमुखता को देखते हुए इन्होंने क्या किया कि भाई अब एक समय आ गया है जहां पे कांग्रेस के स्थान पे एक नए दल की आवश्यकता महसूस हो रही है, जिसे हम स्वराज दल के नाम से जानेंगे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या किया गया, एक नए दल की स्थापना की गई, जिसमें जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे वो शामिल हो गए और शामिल होकर के क्या किया, स्वराज की मांग करने लगे। स्वराज मतलब अपना राज। अब बोले कि हम बाहर से शासन के मांग नहीं करेंगे, मतलब बाहर रह करके भाई हमारी ये मांग पूरी कर दो, वो मांग पूरी कर दो, ऐसा बात नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम काउंसिल्स के भीतर प्रवेश करेंगे और उनके काम को बाधित करेंगे। बाधित करके क्या होगा, तो बाधित करके हमारे जो प्रयास है, हमारा जो प्रयास है स्वराज का, उसमें हम क्या कर सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। स्वराज दल, अगर जैसा आप सभी जान रहे हैं कि कांग्रेस में जो जो घटित होगा वो पूरा का पूरा चीज छत्तीसगढ़ में भी घटित होगा। राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आंदोलन लाए जाएंगे वो सारे के सारे आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी होंगे। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि स्वराज दल की स्थापना हुई। तो छत्तीसगढ़ में भी स्वराज दल की स्थापना हुई और छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता बैरिस्टर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, बाजीराव कृदंत, पंडित रविशंकर शुक्ल, इन सभी ने क्या शामिल, शिवदास डागा, ये सभी किसमें शामिल हुए, तो हमारे स्वराज दल में शामिल हुए। और स्वराज दल में शामिल होकर के क्या किया, तो स्वराज की मांग की, जिसमें एक प्रमुख घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, बाजीराव कृदंत की। तो बाजीराव कृदंत काउंसिल में प्रवेश कर गए चुनाव जीत करके। जैसे ही प्रवेश करते, शपथ लेते, शपथ लेने के बाद जैसे ही पहला मीटिंग होता उसमें इस्तीफा दे देते, वापस चुनाव लड़ते, जीतते, शपथ लेते, मीटिंग में शामिल होते, इस्तीफा दे देते। इस प्रकार उन्होंने किसके काम को बाधित किया, तो हमारे काउंसिल के काम को, ब्रिटिश प्रशासन के कार्यों को बाधित किया। लेकिन यहां पर बाजीराव कृदंत का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं इन्होंने लिखा क्या है प्रभाव के बारे में, फिर हम देखेंगे और क्या इसमें लिखा जा सकता था। तो इन्होंने लिखा 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज पार्टी का छत्तीसगढ़ में प्रभाव। ठीक, सीधा सीधा हम ये भी लिख सकते थे एक लाइन बचा करके कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज दल के प्रभाव, छत्तीसगढ़ में प्रभाव। हालांकि उन्होंने भी वही लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, या सीधा प्रभाव लिख करके भी हम चालू कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में तो सीधा सीधा लिखा ही हुआ है कि स्वराज दल के प्रभाव के बारे में बताना। तो हम एक लाइन और बचा करके सीधा प्रभाव लिख सकते थे। इन्होंने क्या लिखा प्रभाव, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किसकी सदस्यता ग्रहण की, स्वराज दल की सदस्यता ग्रहण की। अगला पॉइंट इन्होंने लिखा, छत्तीसगढ़ की जनता को स्वराज्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। तो ये वेरी गुड लाइन है, बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने लिखा कि हाँ भाई, स्वराज की ओर उन्मुख करने का प्रयास किया गया जनता को, किसके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। अगला, गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय का विरोध किया गया। तो ये किया गया भाई, स्वराज दल बिल्कुल इसका पक्षधर नहीं था कि असहयोग आंदोलन वापस लिया जाए। अगला, बदली हुई परिस्थिति के लिए बदले हुए कर्म को संवैधानिक समितियों की सदस्यता लेकर सरकार का विरोध करने का प्रयास किया गया। तो 2 नंबर इन्हें प्राप्त हुए हैं, जो कि 4 नंबर में इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो ये बेहतर अंक है, लेकिन और बेहतर यहां पे हो सकता था। स्वराज दल का प्रभाव क्या है, तो छत्तीसगढ़ में बड़े कांग्रेस नेताओं ने स्वराज दल की सदस्यता ग्रहण की। लोगों को किसकी ओर उन्मुख किया, तो स्वराज की ओर उन्मुख किया, अपने अधिकारों के प्रति उन्मुख किया, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि काउंसिलों में प्रत्यक्ष प्रवेश किया और सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े। तो ये भी उसका प्रभाव है कि भाई सरकार, हालांकि सरकार इन्होंने नहीं बनाई क्योंकि इनके पास बहुमत नहीं था, और आगे चल के ई राघवेंद्र राव जी ने भी इस्तीफा दे दिया और आगे चल करके वो क्या बने, गवर्नर बने। तो ये सारे के सारे किसके प्रभाव हैं, हमारे स्वराज दल के प्रभाव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में और देखते हैं कि यह प्रश्न क्या था और उसमें क्या लिखा जा सकता था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व पर एक टिप्पणी लिखी। सीधा 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 प्रश्न है, क्या करना है हमें, प्रतिनिधित्व मंडल के बारे में बताना है। तो छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व को हम देखें तो एक तो ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधित्व था और दूसरा देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व। ठीक, ब्रिटिश प्रांत से कौन कौन गए, तो घनश्याम सिंह गुप्त जी, बैरिस्टर छेदीलाल जी, और कौन गया, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। जबकि देशी रियासतों से कौन गया, तो देशी रियासतों से रघुराज सिंह जी गए, सोहन सिंह पोटाई राम प्रसाद पोटाई जी गए, और कौन गया, तो किशोरी मोहन त्रिपाठी जी गए।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजाओं के प्रतिनिधि मंडल से कौन गया, तो रघुराज सिंह, और प्रजा से कौन गया, तो किशोरी मोहन त्रिपाठी और राम प्रसाद पोटाई। इन लोगों के द्वारा संविधान सभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया गया। तो अपने को यही बताना था नाम, तो इन्होंने नाम बताया, इन्हें 2.5 नंबर मिले। इसमें हम ये लिख दें कि छत्तीसगढ़ के संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व इन लोगों के द्वारा किया गया, जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ ने संविधान निर्माण में अपनी महती भूमिका अर्पित की और उस बहती गंगा में अपने पुष्प समाहित किए। तो इस प्रकार से यदि हम जो खाली लाइन है उसमें कुछ लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा और 3 नंबर भी मिल सकते हैं। हालांकि ये उत्तर बहुत अच्छे से लिखा गया, इसमें और संभावना नहीं बनती है, लेकिन अगर जगह बचाए तो अपनी क्रिएटिविटी को आप यहां पे दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा कालीन सूबा व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, सूबा व्यवस्था के बारे में बताना है। अब आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था बिम्बा जी के द्वारा चालू की गई और उसके पश्चात एक व्यक्ति आए जिनका नाम था व्यंको जी। कौन आए भाई? व्यंको जी। तो व्यंको जी के द्वारा क्या था भाई, उनकी जो राजनीतिक इच्छा थी वो क्या थी, नागपुर थी। अर्थात उनका इंटरेस्ट जो था वो कहां पर था, नागपुर में था। तो वो नागपुर में रह करके ही छत्तीसगढ़ में शासन करना चाहते थे और छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या किया, एक अप्रत्यक्ष व्यवस्था की शुरुआत फिर से की, जिसे हम सूबा शासन के नाम से जानते हैं। ये जो सूबा शासन है ये 1787 से 1818 के बीच चला, जिसे व्यंको जी के द्वारा चलाया गया और इस बीच लगभग 8 सूबेदारों की नियुक्ति यहां पर की गई। अब ये सूबेदार होते कौन थे? तो सूबेदार एक ऐसा पद था जो कि ना तो वंशानुगत था ना ही स्थायी था। तो ना ही उसमें स्थायित्व था ना ही वंशानुगत पद था, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अर्थात सूबेदार का बेटा सूबेदार नहीं बनेगा। तो ये पद कैसा था, ना वंशानुगत था ना स्थायी था, तो एक अस्थायी पद था जो कि बोली के माध्यम से भरा जाता था। अर्थात इस पद में यदि कोई व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बोली लगाता है, ज्यादा से ज्यादा कर चुकाने की बात करता है, तो उसे इस पद को दे दिया जाता था। तो इस क्रम में कुल 8 सूबेदारों की नियुक्ति यहां पर हुई। अब सूबा शासन व्यवस्था के बारे में और अच्छे से बात की जाए तो सूबा शासन व्यवस्था से यहां पर अस्थिरताई, अराजकता फैली, अधिक से अधिक किसान मजदूरों में परिवर्तित हो गए, अर्थात किसानों की जो जमीन थी वो छीन गई और छीन करके क्या हो गया, वो मजदूरों में परिवर्तित हो गए। इसके अतिरिक्त चूंकि ये व्यवस्था कैसी थी, अधिक से अधिक बोली लगा करके, अर्थात एक टेंडर के समान व्यवस्था की, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसे ये पद दिया जाता था। तो जब वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बोली लगा करके उस पद को प्राप्त कर रहा था तो उस पद के बदले में वो कर भी ज्यादा से ज्यादा वसूलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कर वसूलने के कारण जो समाज था, जो मुख्य तौर पर किसान वर्ग था, वो उसकी कमर टूट गई और कमर टूटने के कारण वो वर्ग किसानी को छोड़ करके अपनी भूमि गिरवी रख करके क्या करने लगा, सीधा सीधा मजदूर बन गया। तो इस काल में बहुत ज्यादा अराजकता फैली, बहुत ज्यादा अस्थिरताई और लोगों की जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई। लोग मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से जूझने लगे। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं भाई इस चीज को कि भाई सूबा शासन क्या है। तो सूबा शासन इन्होंने क्या लिखा पहले देखते हैं। तो भोसले शासक व्यंको जी ने छत्तीसगढ़ में शासन करने हेतु सूबेदारों की नियुक्ति की। यह पद न योग्यता पर आधारित था ना ही अनुवांशिक पद था, जबकि जो व्यक्ति शासक को अधिक कर वसूली का आश्वासन देता था उसे सूबेदारी प्रदान कर दी जाती थी। छत्तीसगढ़ में क्रमशः 8 सूबेदार नियुक्त किए गए। सूबा व्यवस्था की हानियां, तो कर संकलन में कमी, जमींदारों की सैन्य सशक्तता, जमींदार संपन्न हो गए, किसानों की स्थिति में गिरावट हुई। इस बारे में हमने चर्चा की। तो इस तरीके से आपने लिखा, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने लिखा है और 2.5 अंक की प्राप्ति भी आपको हुई। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अराजकता का माहौल बना, अस्थिरता आई, किसानों की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आया, मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई, कर संकलन में कमी आई। क्यों कमी आई? क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा कर आप वसूलने की कोशिश करोगे तो भाई मेरे पास तो जमीन था वो आपके पास चला गया, तो अब आगे से मैं आपको कर कहां से दूंगा। तो इस प्रकार से कर व्यवस्था में कमी आई। जमींदार संपन्न हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है भाई जो व्यक्ति जमींदार था उसने क्या किया, जमीन हड़प लिया और जमीन हड़प करके वो संपन्न हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रश्न को बेहतर तरीके से लिखा गया और 2.5 अंकों की प्राप्ति यहां पर हुई है, जो कि बहुत अच्छे अंक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में, जो कि है छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों के विलीनीकरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यहां पे सीधा सीधा प्रश्न है, हमें क्या बताना है, विवरण बताना है। तो यहां पे लिखा गया कि भारत संघ के निर्माण की प्रक्रिया में गृह मंत्री सरदार पटेल और सचिव वीपी मेनन ने छत्तीसगढ़ के रियासतों का विलीनीकरण प्रारंभ किया। पहला, खैरागढ़ के शासक वीरेंद्र बहादुर सिंह ने सर्वप्रथम विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर किया।
इन्होंने पहले सहमति प्रदान की थी। पहले व्यक्ति जिन्होंने सहमति प्रदान की शामिल होने का वो थे खैरागढ़। सरगुजा, प्रारंभ में सरगुजा शासक रामानुज शरण सिंहदेव इस विलय के विरुद्ध थे, परंतु बाद में उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। कवर्धा, कोरिया, राजनांदगांव, रायगढ़, जशपुर और अन्य शक्ति, चांगबकार रियासतों ने 15 अगस्त 1947 तक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। दक्षिण छत्तीसगढ़ की रियासत बस्तर के विलय पत्र पर रुद्र प्रताप देव ने हस्ताक्षर कर बस्तर रियासत भारत संघ को प्रदान कर दी। भारत संघ में 1 जनवरी 1948 तक भारत के सभी 14 रियासतों का विलय हो गया। तो इस प्रश्न में इन्हें कितने अंक की प्राप्ति हुई? 2 अंक की प्राप्ति हुई। कितने में? 8 में। तो इस प्रश्न में बहुत ज्यादा स्कोप तो नहीं दिखता है, जो इन्होंने लिखा है बिल्कुल वैसा ही स्कोप यहां पे दिख रहा था। हमें क्या करना था? विवरण प्रस्तुत करना था। विवरण का मतलब क्या है? ये सारी की सारी चीजें तो इन्होंने बताया भाई खैरागढ़, सरगुजा, लेकिन ये और क्या कर सकते थे? तो इन्हें इन सभी का विवरण देना था कि भाई कवर्धा, कोरिया, राजनांदगांव, रायगढ़, चांगबकार, शक्ति, जशपुर और पूरे 14 रियासतों के नाम लिखने थे। यदि उसके शासकों के बारे में जानकारी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया उस बारे में लिखना था, और यदि कुछ डेट्स महत्वपूर्ण याद है तो उस बारे में लिखना था, लेकिन वो ये नहीं लिख पाए, इस कारण इन्हें बहुत कम अंक की प्राप्ति हुई। हालांकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा डेटा स्पेसिफिक था, तो बहुत सारे लोग वहां पे चूंकि प्रेशर का माहौल रहता है तो इस प्रश्न में ऐसा ही उत्तर लिख करके आते हैं। तो उस दबाव में आप अच्छा उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो इस प्रश्न में बहुत ज्यादा डेटा स्पेसिफिक था ये, इसलिए 2 नंबर की ही प्राप्ति हुई है, क्योंकि उसे तथ्य नहीं मिले और इन तथ्यों को लिखना थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में, जो कि है रतनपुर के जाजलदेव प्रथम की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर लिखा है, जिसमें इन्हें 4.5 अंक 8 में से प्राप्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने लिखा क्या। तो इन्होंने लिखा विजय अभियान। तो विजय अभियान में आपको पता ही है कि भाई इन्होंने भांडेर जीता था, इन्होंने लांजिका जीता था, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे शासकों को पराजित किया था, उड़ीसा के भुजबल को भी पराजित किया था। तो सबसे पहला अपन क्या लिख देते हैं इनके उपलब्धियों में कि इन्होंने बहुत सारे शासकों को पराजित किया, कुछ क्षेत्रों को जीता। इन्होंने बस्तर क्षेत्र में सोमेश्वर देव प्रथम को भी पराजित किया था, और उसके बाद सहिष्णुता दिखाते हुए क्या किया था? उसके राजा और मंत्रियों को छोड़ दिया था। तो इस प्रकार की चीजें यहां पे लिखी जा सकती हैं। पहली उपलब्धि ये है विजय अभियान के बारे में, तो अभी केवल और केवल सोमेश्वर देव प्रथम को हराया था, ये लिख सकते हैं। अगला हम लिख सकते हैं स्थापत्य के बारे में। तो जाजलदेव प्रथम ने जाजलदेवपुर नामक एक शहर की स्थापना की। इस शहर की स्थापना इन्होंने अपने नाम पर की थी, जहां पे एक नक्टा मंदिर का निर्माण कार्य भी करवाया गया। उसे अपनी राजधानी बनाया और यहां तालाब, वन, उद्यान का निर्माण कराया। वर्तमान में यह नगर जांजगीर नाम से प्रसिद्ध है। तो इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है मुद्रा। तो मुद्रा में इन्होंने गज शार्दुल और श्रीमद जाजलदेव लिखे हुए मुद्रा प्रचलित किए। इसके अलावा तांबे के हनुमान जी की प्रतिकृति अंकित किए हुए सिक्के भी इन्होंने जारी किए। तो जब गंग शासकों को पराजित किया था तो श्रीमद जाजलदेव और गज शार्दुल इस प्रकार की उपाधि धारण किए हुए सिक्के, सोने के सिक्के जारी किए थे। दूसरी चीज क्या है? तो इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। तीसरी खास बात यह है कि इन्होंने त्रिपुरी कलचुरियों से संबंध विच्छेद का प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? त्रिपुरी कलचुरियों से संबंध विच्छेद का प्रारंभ, अर्थात उनसे अलग होने की प्रक्रिया इनके पास से ही चालू हुई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो इन्होंने क्या किया था भाई? स्वतंत्र सेना रखना प्रारंभ किया था। तो भाई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि कोई शासक स्वतंत्र सेना रखना चालू कर रहा है अपने मुख्य शाखा से अलग होकर के, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको भी अपन यहां पे शामिल कर सकते थे। आइए देखते हैं इन्होंने आगे क्या लिखा। इन्होंने लिखा धार्मिक कार्य। तो धार्मिक कार्य गुरु रुद्रशिव ने इन्हें धर्म की ओर उन्मुख किया और अंतिम चरण में जाजलदेव प्रथम के गुरु के सानिध्य में वन की ओर चले गए। ये मकर ध्वज जोगी के साथ कहां चले गए? तो मकर ध्वज जोगी के साथ ये वन की ओर चले गए थे। तो ये भी एक उपलब्धि है, धार्मिक कार्य। जाजलदेव ने नगर में यात्रियों की सुविधा हेतु सराय जलाशय निर्माण करवाया, जो उनके प्रजा प्रेमी होने का उदाहरण है। ठीक, यहां पे इन्होंने और क्या किया था जाजलदेव प्रथम के द्वारा? इनके द्वारा पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसे आप स्थापत्य कला में लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था? पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और नक्टा मंदिर का निर्माण कार्य भी इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था, तो उसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जाजलदेव प्रथम की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए। तो मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन मतलब इवेल्युएट करना था। तो यदि हम लास्ट में 2 लाइन इसको लेते और यहां पे लिखते
ये 2 लाइन जो यहाँ पे लिखा गया है, इस पॉइंट को छोड़ करके यदि हम लिखते कि जाज्जल्य प्रथम एक शौर्यवीर, प्रतापी, सहिष्णु और महिलाओं का सम्मान करने वाले शासक थे, जिनकी उपलब्धियां उनके ये सारे होने के बारे में सूचित करती हैं। इस प्रकार की चीजों को भी लिख सकते हैं, या हम शुरुआत यहां से कर सकते हैं कि जाज्जल्य प्रथम की उपलब्धियां उनके शौर्यवीर, प्रतापी, सहिष्णु और महिलाओं का सम्मान करने वाले शासक की ओर प्रदर्शित करता है, या उसकी ओर हमें दिखा रहा है। तो इस प्रकार की चीजों को हम यहां पे लिख सकते हैं। बढ़े आगे, तो बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की दिशा में, जो कि क्या है, तो मिस्टर एगेन्यू ने राजधानी परिवर्तन के बाद छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में पुनः किस प्रकार पुनर्गठन किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, राजधानी ट्रांसफर किया, राजधानी का स्थानांतरण किया। तो राजधानी कहां पर ले आई है, रतनपुर से उठा करके रायपुर। तो पहली प्रशासनिक चीज इन्होंने क्या की, तो राजधानी का स्थानांतरण किया और छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, एकदम मध्य भाग में स्थित किसे, रायपुर को राजधानी बनाए। तो भाई मुंबई, हावड़ा, कलकत्ता सब जगह से ये जगह जुड़ा हुआ है, तो इस जगह का महत्व को समझते हुए उन्होंने सबसे पहले प्रशासनिक राजधानी में परिवर्तन किया। दूसरी चीज इन्होंने क्या की, परगने जो 27 थे उन्हें कम करके पहले तो 8, फिर उसके बाद एक और 9 परगनों की स्थापना की। 9 परगने कौन कौन से थे, तो धमतरी, रायपुर, धमधा, राजरौ, दुर्ग, खरौद, नवागढ़ और रतनपुर, ये 8 परगने। इसके बाद 9वां परगना बालोद। तो इस प्रकार इन्होंने कुल प्रशासनिक परिवर्तन में प्रशासनिक चीजों में परिवर्तन करके, व्यवस्था में परिवर्तन करके, परगने जो 27 थे उनकी जगह में 8 और बाद में एक बालोद, 9 परगने की स्थापना की। इसका प्रमुख किसे बनाया, तो कमामिंसदार को बनाया। परगने का प्रमुख किसे बनाया गया, तो कमामिंसदार को बनाया गया, जिससे इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। ठीक, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इन्होंने और क्या किया प्रशासनिक कार्य, तो अवांछित करों को समाप्त किया। किसे समाप्त कर दिया, अवांछित करों। और क्या प्रशासनिक कार्य किया इन्होंने, तो इन्होंने भाई अवांछित करों को समाप्त किया। अवांछित करों को समाप्त करने के पश्चात मुद्रा विनिमय प्रणाली में समरूपता लाई। क्या लेकर के आई, समरूपता लेकर के आई। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया, तो इसके अतिरिक्त मुख्य तौर पे ये 4 पॉइंट है। आइए देखते हैं कि और इसमें इन्होंने क्या लिखा है और क्या लिख सकते हैं हम, इस चीज को देखते हैं। तो पहला पॉइंट, इन्होंने परगनों की कुल संख्या के बारे में बताया, 28 से 8 तक सीमित कर दिया, उन सभी के नाम बताए। अगला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित कर नियंत्रण में सरल हुआ, ये भी। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किया, ये भी सही है। डोंगरगढ़ जमींदारी राम राय, तो डोंगरगढ़ जमींदारी नहीं, ये सोना खान जमींदारी थी, तो ये बिल्कुल सही लिखा इन्होंने। सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, तो ये पॉइंट तो है ही है। उसके साथ आपको अवांछित करों को समाप्त करना और मुद्रा विनिमय प्रणाली को लिखते तो आपको 1 नंबर और अधिक प्राप्त हो सकते थे। तो इस प्रकार इन्हें 4.5 अंक प्राप्त हुए 8 में, जो कि बहुत अच्छे हैं। तो ये 2 पॉइंट्स और लिखेंगे तो हमें और अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दिशा में। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, जो कि है सिरपुर के पांडु वंश के इतिहास पर एक निबंध लिखिए। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में समकालीन विद्रोह का विवरण दीजिए। ये दोनों बहुत अच्छे प्रश्न थे, दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से लिखे जा सकते थे, जिसमें हम सिरपुर के पांडु वंश के इतिहास पर भी बहुत अच्छे से निबंध लिख सकते थे और 1857 की क्रांति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के समकालीन विद्रोह का विवरण भी दे सकते थे। तो इन्होंने इस प्रश्न को अटेम्प्ट ना करके इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया है। तो आइए देखते हैं भाई क्या क्या लिखा इन्होंने और क्या क्या लिखा जा सकता। सबसे पहले तो ये समझिए कि समकालीन विद्रोह कौन से थे, तो सोना खान विद्रोह था, एक संबलपुर का विद्रोह था, और कौन सा था, तो उदयपुर का विद्रोह था, और एक रायपुर का सैन्य विद्रोह था। तो हमें इसके बारे में सारी की सारी चीजें बतानी थी। तो आप सभी को तो ये पता है, मुझे आप सभी को ये सारे के सारे सोना खान विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, उदयपुर विद्रोह, रायपुर विद्रोह बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं केवल और केवल इस प्रश्न में जाकर के डील करता हूं कि इन्होंने लिखा क्या और लिख करके कैसे 8.5 नंबर की प्राप्ति इन्हें हुई। तो इन्होंने लिखा 1857 की क्रांति के समकालीन छत्तीसगढ़ में विद्रोह। पहला सोना खान विद्रोह, नेतृत्वकर्ता वीर नारायण सिंह। ठीक, पॉइंट में इन्होंने लिख दिया। 1856 के अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु वीर नारायण सिंह ने माखन व्यापारी माखन बनिया का गोदाम लूट लिया, अनाज पीड़ितों में बांट दिया। माखन के रिपोर्ट पर इतने तारीख को वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त 1857 को वे जेल से भाग निकले, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इतने तारीख को स्मिथ ने वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 10 दिसंबर को उन्हें जयस्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई। बहुत ही आसानी से इन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छे से लिखा है, कम शब्दों में पूरी की पूरी कहानी को इन्होंने लिख दिया।
बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, रायपुर में हनुमान सिंह का विद्रोह। तो मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने अंग्रेज अधिकारी सिडवेल की हत्या कर दी। वे भाग निकले पर उनके 17 सहयोगियों को फांसी दे दी गई। ठीक 22 जनवरी को फांसी दी गई थी। तो इन्होंने इस चीज को भी बहुत ही आसानी से लिख दिया। अगला पॉइंट क्या है, तो सरगुजा में विद्रोह। तो सरगुजा रियासत के शासक कल्याण सिंह और उनके 2 भाइयों को, शिवराज सिंह और धीरज सिंह को क्या किया गया था, नरबली के आरोप लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया। वे जेल से भाग निकले और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर लिया था। तो यहां पर रांची जेल बस लिख देना था और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। संबलपुर विद्रोह, नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र साय को विद्रोह का आरोपी बना करके जेल में, कौन से जेल में, तो हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। 1857 के विद्रोही सैनिकों की सहायता से वे भाग निकले और देवरी के जमींदार की हत्या कर दी। उन्हें गिरफ्तार कर असीरगढ़ जेल में भेज दिया गया, असीरगढ़ किले में भेज दिया गया, जहां 1864 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने सारे तथ्यों को शामिल किया है, बहुत ही कम शब्दों में लिख भी दिया है और पूरी की पूरी कहानी क्लियर भी है। तो एक बहुत अच्छा उत्तर इनके द्वारा लिखा गया है, जिस उत्तर में इन्हें 8.5 अंक की प्राप्ति बहुत ही बेहतर है, या प्राप्ति हुई है, जो कि बहुत ही बेहतर है। लेकिन इन्हें इस उत्तर में कम से कम 10 अंक मिलने चाहिए थे। ठीक, लेकिन उन्होंने 8.5 अंक दिए, उनके हिसाब से ये 8.5 अंक के लायक होगा। तो बहुत अच्छा उत्तर लिखा है, इसमें और कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता। बस थोड़ा सा सफाई और कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा साफ लिख सकते हैं, और दूसरा शब्दों का प्रयोग, शब्दों का चयन थोड़ा सा और अच्छे से करके इसे अपने वाक्य विन्यास को अच्छा करके अपन इस उत्तर को लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे स्कोप कुछ नहीं बचता, इन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि स्कोप बचता ही नहीं है, लेकिन यदि आप और बेहतर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हमने देखा छत्तीसगढ़ के इतिहास का आरटीआई पेपर का, आरटीआई उत्तर पुस्तिका की एनालिसिस सीरीज का ये अगला वीडियो, जिसमें हमने पूरी के पूरे तथ्यों पर चर्चा की, कैसे उत्तर लिखे गए हैं, कैसे उत्तर लिखे जा सकते थे, इस पर चर्चा की। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो लाभदायक लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।